नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। क्या किस करने से एड्स फैल सकता है? दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो अमूमन हम अपनी सोसाइटी में बात नहीं करते हैं। शर्म का विषय माना जाता है कि अरे इस टॉपिक पे क्या बात करनी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे दिमाग में है और कहीं ना कहीं आपके सामने प्रश्न आते होंगे कि क्या इस तरीके से भी एड्स फैल सकता है। एड्स फैलने के पॉपुलर जो मेथड्स हैं, जो तरीके हैं, वो आपको ज़रूर पता होंगे। आपने सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया के थ्रू जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि 3 तरीकों से एड्स फैलता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स यानी कि असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा जो संक्रमित नीडल्स जो सुई है उसको यूज करने से, तीसरा इन्फेक्टेड मदर से अपने बच्चे को। ये 3 पॉपुलर तरीके आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन हमारा सवाल थोड़ा अलग है। क्या किस करने से एड्स फैल सकता है, या मैं इसे कहूं क्या ओरल सेक्स से एड्स फैल सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल है जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल हो सकता है, आपके दिमाग में इस चीज़ को लेकर टिक टिक चल रही हो, लेकिन इस वीडियो में हम जरूर डिस्कस करने वाले हैं कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं और कैसे हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के, इस तरीके के टॉपिक्स के लिए हमने एक स्पेशल डेडिकेटेड सीरीज बनाई है, माई हेल्थ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके तहत हम मेडिकल कॉन्सेप्ट्स को बड़ी आसान भाषा में अपने दर्शकों को बताते हैं। इस पूरी हेल्थ सीरीज का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप और दूसरे वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। चलिए आते हैं टॉपिक पर और समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। स्टार्ट करते हैं यहां से, समझते हैं अपने एनवायरनमेंट से। देखिए दोस्तों, हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट में वायरसेस हैं, ढेर सारे बैक्टीरियाज हैं जो हर वक्त तैयार हैं एंट्री करने को हमारी बॉडी के अंदर। आप जाएं, देखिए इतना सारा पोल्यूशन है, धूल मिट्टी है, या इन्फेक्टेड एरियाज है, गार्बेज को आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, ढेर सारा कूड़ा करके पड़ा है, या कोई सामने से आ रहा है खांसता हुआ आ रहा है, मीन्स चारों तरफ आपके पास वायरसेस हैं और बैक्टीरिया है और आप कहीं ना कहीं उनसे घिरे हुए रहते हैं। तो इस बात की बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको इन्फेक्शन हो जाए। लेकिन आपको कौन बचाता है? जी हाँ, हमारी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो 2 तरीके से होती हैं। पहला होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब ये तो कि हमारे शरीर में जो हमारी रक्त कणिका हैं, स्पेशली WBC जो होती है हमारे पास, वो उनको होती है फाइटिंग सेल्स। जब भी कोई बाहर से इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर करता है, ये हमारे शरीर के सैनिक हैं जो लड़ने का काम करते हैं। इनमें एक स्पेशल जो चीज़ बनती है वो होती है एंटीबॉडीज़। ये बनाती हैं एंटीबॉडीज़ जो सुरक्षा का काम करती है। जब भी कोई वायरस, जब भी कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में आएगा तो इन एंटीबॉडीज़ का काम है कि उसके साथ फाइट करे, लड़ाई करे और उसे वहाँ किल कर दे। इन WBCs में एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, उन्हें बोलते हैं हम T सेल्स, जो इस चीज को अच्छे से करती है। तो ये है नेचुरल इम्यूनिटी, इसको लेके हम पैदा होते हैं, इसके लिए हमने कुछ अलग से नहीं किया, ये हमारे शरीर में होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं वो कमजोर पड़ जाती है। हमारे पास इतने सैनिक ही नहीं है कि इन सारे वायरसेस को निपट सकें। तो इनसे बचने के लिए हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी लेते हैं। आपने वैक्सीन का नाम जरूर सुना होगा, कोरोना काल में हमने इसको बहुत अच्छे से अनुभव किया है। जो बाहर से ली गई इम्यूनिटी है, सपोर्ट लिया गया है बाहर से अपनी इम्यूनिटी को बचाने के लिए, उसको बूस्ट अप करने के लिए, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, जो बाहर से ली गई है। तो 2 तरीके की इम्यूनिटी हमारे पास होती है। लेकिन ज़रा सोचिए, किसी कारण से अगर ये इम्यूनिटी खत्म हो जाए या फेल होना शुरू कर दे तो आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर की जो हालत होगी वो इस प्रकार की होगी कि हमारे पास ढेर सारे इन्फेक्शन हमें हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही होता है एड्स में भी, जब बहुत सारे ढेर सारे इन्फेक्शन हमें लग जाते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आगे मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूं, 2 बातें बहुत अलग अलग से समझ लीजिए कि HIV और एड्स दोनों एक नहीं है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस है जो शरीर में जाता है और इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। तो HIV का मतलब है वायरस। जबकि एड्स की जब हम बात करते हैं तो यह है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब होता है बाहर से प्राप्त किया हुआ। हम ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में ऑलरेडी था, किसी न किसी तरीके से बाहर से ये शरीर में आया है और इम्यून डेफिशिएंसी, रोग प्रतिरोधक क्षमता पे अटैक करता है सीधा। और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीजेस, बहुत सारी छोटी छोटी डिजीज मिलके जो चीज बनाती है उसे हम सिंड्रोम कहते हैं। तो एक बात साफ हो गई, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स कोई एक बीमारी नहीं है बल्कि बीमारियों का समूह है। जब भी HIV बॉडी में आएगा तो आगे चलकर
एड्स को पैदा कर सकता है, यानी कि ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स डिजीजेज, तो इसको हम बोलेंगे एड्स। एक बात साफ है कि ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को HIV इन्फेक्शन हो लेकिन एड्स ना हो। अब आप बात को समझ पा रहे होंगे कि दोनों अलग अलग बातें, कि शरीर में HIV इन्फेक्शन तो हुआ है लेकिन एड्स होना एक बहुत बात की स्टेज है, तो दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग है। इसी के साथ में एक चीज़ को और अच्छे से समझ लीजिए कि ट्रीटमेंट और क्योर, दो वर्ड हम अक्सर यूज़ करते हैं, ये दोनों भी सेम नहीं है। ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि इलाज, किसी चीज़ को हम ट्रीट कर रहे हैं, जो चीज़ हो चुकी है उसको हमने बढ़ने से रोक दिया है, वो बढ़ नहीं रही है, उसको कहते हैं ट्रीटमेंट। यानी कि एड्स का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन क्योर का मतलब होता है पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाना। अब शरीर में HIV है ही नहीं, उसको बोलते हैं क्योर। एड्स के संबंध में आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो हो चुका है उसे रोका जा सकता है, जो बढ़ गया है उस सेल्स जो जितने भी है वो अब आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन उसे पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। आज दिनांक तक अभी तक ऐसा कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है कि उसको पूरी तरीके से रिमूव कर दे। तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्योर अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या हमारा जो पुराना सवाल था वो ये कह रहा था कि क्या किस करने से हमारा इन्फेक्शन फैल सकता है, एड्स हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। देखिए, पॉपुलर जो मेथड है वो आपको पता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ यदि सेक्सुअल रिलेशंस हैं, इंटरकोर्स हो रहा है, तो चांसेस हैं कि एड्स फैल जाए। या आपको बताया कि शेयरिंग नीडल्स, बहुत सारे लोग जो नशा करते हैं वो नीडल्स को आपस में, सुई को शेयर करते हैं, एक ही सुई से, एक ही इंजेक्शन से बहुत सारे लोग उस नशा करते हैं। या ब्लड कांटेक्ट, किसी भी तरीके से इन्फेक्टेड ब्लड को एक दूसरे को चढ़ा दिया गया है, या दूसरी तरीके से यानी कि इन्फेक्टेड मां से अपने बच्चे को। ये कुछ 4 पॉपुलर तरीके हैं जिनसे होता है। एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे, इन चारों में जो कॉमन है वो होता है बॉडी फ्लूइड, यानी कि शारीरिक द्रव्य, जिनके माध्यम से ये फैलता है। एक कॉमन फैक्टर इन सभी के अंदर है, वो है बॉडी फ्लूइड। अब बॉडी फ्लूइड को समझने के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि किस टाइप की बॉडी फ्लूइड्स हैं जो इन्फेक्शन को ले जाते हैं और किस प्रकार के नहीं। याद रखिए, हमारे शरीर में अलग अलग तरह के फ्लूइड्स होते हैं। कुछ फ्लूइड्स ऐसे होते हैं जो HIV को आगे से आगे पहुंचाते हैं, यानी कि एड्स तक पहुंचाते हैं, वो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। पहला ब्लड, जी हाँ, खून। दूसरा है, आप देख सकते हो, वजाइनल फ्लूइड्स, महिलाओं के अंदर वजाइनल फ्लूइड्स देखने को मिलेगा। ब्रेस्ट मिल्क, बच्चे को जो दूध पिलाया जा रहा है उसके अंदर। प्रीसेमिनल फ्लूइड्स, यानी कि सीमन निकलने से पहले कुछ एजैकुलेटरी फ्लूइड्स निकलते हैं, उनको बोलते हैं हम प्रीसेमिनल फ्लूइड्स। रेक्टल फ्लूइड्स, जी हाँ, रेक्टम से निकलने वाले, गुदाद्वार से निकलने वाले जो फ्लूइड्स हैं उन्हें हम इसमें लेते हैं। और सीमेन, जो वीर्य जिसे हम कहते हैं, वो सारे आत्माएं। ये देखते, ये सारे फ्लूइड जो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं सेक्सुअल एक्टिविटी से कनेक्टेड हैं। तो आप समझ सकते हैं ये सभी HIV को एक पर्सन से दूसरी पर्सन तक कैरी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में ये समझें कि जो शरीर के अंदर जो गीला पार्ट है, ये आप मुंह के अंदर देखिए, हाथ घुमाएं अपने लिप्स के अंदर की तरफ, तो आपको कुछ गीला गीला महसूस होगा। ये म्यूकस है। हमारे शरीर में जहाँ जहाँ पर भी म्यूकस है वहाँ ब्लड वेसल्स का फ्लो बहुत ज़्यादा है। आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, जो जेनाइटल पार्ट्स हैं, वहाँ पर इनका फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो चाहे वो ब्लड हो, चाहे आपका सीमेन हो, चाहे वेजाइनल फ्लूइड्स हो, इनके माध्यम से बहुत जल्दी ट्रांसमिशन होता है, किसी भी तरीके से हो। लेकिन कुछ फ्लूइड्स ऐसे हैं जिनके माध्यम से HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता है जनरली। उसमें एक्सेप्शंस क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि सलाइवा, थूक से कभी भी इसका ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, आंसू से इसका ट्रांसमिशन नहीं होता है, आंखों आंसू आ जाएं तो HIV नहीं होता है, पसीने से नहीं होता है, हाथ मिलाने से नहीं होता है, हवा से नहीं फैलता है, टॉयलेट शेयर करने से नहीं होता है, यदि आप एक दूसरे को किस करते हैं तो नहीं होता है। मैं इस पर आ रहा हूँ, अभी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। या किसी को गले में लगाने से, मच्छरों से नहीं होता है, या एक दूसरे के बर्तन हम यूज़ करते हैं, साथ खाना खाते हैं तो नहीं होता है, ये आपको पता है। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक ये जो था वो था कि क्या किस करने से होता है। ज़रा सोचिए, हमने भी बात की है कि हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके माध्यम से HIV हो सकता है। अब पॉसिबिलिटी ये कि यदि जो लोग आपस में किस कर रहे हैं उनको यदि ओरल अल्सर्स हैं, छाले हो रहे हैं, या ब्लीडिंग गम्स हैं, मसूड़ों में से खून आ रहा है, तो आप देख सकते हैं बॉडी फ्लूइड्स आपस में, ब्लड और ब्लड दोनों आपस में कांटेक्ट जब भी आएंगे तो चांसेस हैं कि उनको HIV हो जाए। ठीक ऐसी सिचुएशन आप मान लीजिए यदि ओरल सेक्स की कंडीशन है और यदि ब्लीडिंग गम्स हैं, छाले हो रहे हैं, और यदि इनमें से सीमन या वजाइनल फ्लूइड दोनों में से कोई भी चीज़ ब्लड के कांटेक्ट में आ रही है तो तब भी चांसेस है कि HIV हो जाए। तो अब ये कह सकते हैं कि HIV
जो है सलाइवा के थ्रू नहीं भी होता है, लेकिन कुछ खास अपवाद हैं, उन सिचुएशंस में यह हो भी सकता है। तो आपको बात हमारी समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब ये समझते हैं कि एचआईवी इन्फेक्शन जब होता है क्यों है, और होता है तो क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं। देखिए, जब भी एचआईवी अटैक करता है, मान लीजिए जो हमारा एचआईवी है वायरस जो है वो किसी भी मेथड से हमारी बॉडी में एंटर होता है, तो सबसे पहला जो काम होता है वो WBC का होता है। मैंने आपको बताया था टी सेल्स। देखिए क्या होता है, टी सेल्स वो सेल्स होती हैं जो एचआईवी से लड़ने का काम करती है। एक्चुअल में एड्स में होता यह है कि जो एचआईवी है वो उन टी सेल्स को ही खत्म कर देता है, जो डिफेंडिंग सेल्स जो सैनिक है उन्हीं को ही मार देता है। अब हमारा पूरा जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो धराशायी हो जाता है और मल्टीपल छोटे छोटे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हमें घेर लेते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे इन्फेक्शन हो जाते हैं और हमारा शरीर धीरे धीरे जर्जर अवस्था में जाना शुरू कर देता है, और इसी को हम लोग एड्स कहते हैं। तो जब वायरस का अटैक होता है शरीर के अंदर, तो ये WBC के अंदर जाके इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और मल्टीपल इन्फेक्शन हमें हो जाते हैं। अब बात करते हैं एड्स का इलाज मुश्किल क्यों है। देखिए, जब वायरल अटैक होता है, यानी कि जब एचआईवी WBC पे अटैक करता है, तो यहाँ पे खास तरह का चैनल होता है। जैसे चोर जो होता है चोरी करने से पहले देखता है कि सही रास्ता क्या है, तो यहाँ पर एक CCR5 रिसेप्टर्स होते हैं, आप सिर्फ नाम याद रखें, जिसके थ्रू ये वायरस अटैच हो जाता है। इस वायरस की वैक्सीन आज तक नहीं बन पाई है। कारण यह है कि ये अपना जेनेटिक मेकअप चेंज कर लेता है। ये यहाँ जाता है और धीरे धीरे इस सेल्स में एंटर होने के बाद अपनी कॉलोनी को बढ़ाता है। ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और सबसे जो चौंकाने वाली बात यह है कि जब इस वायरस का इन्फेक्शन होता है तो काफ़ी सप्ताह तक पता तक नहीं चलता कि ये इन्फेक्शन हो चुका है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आज यदि उनका इन्फेक्शन हुआ है तो उनको 2 दिन बाद सिम्टम्स आ जाएंगे। बिल्कुल गलत बात है। काफ़ी टाइम तक, सप्ताह और महीनों तक, कभी कितनी बार ऐसा होता है कि सही सिम्टम हमको अपीयर नहीं होते। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है इसका काफ़ी अलग टाइप का होता है। तो CCR5 रिसेप्टर के थ्रू ये अटैच होते हैं और WBC को धीरे धीरे, यानी कि ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 अपनी पूरी करती कॉलोनी बनाते बनाते एक एक टी सेल को मारना शुरू करते हैं। जो हमारे शरीर के सैनिक है उनको मारना शुरू करते हैं, और उसके साथ इनकी संख्या कम होनी होती है। और शरीर में यदि WBC खत्म होती जा रही है, यानी कि आपका इन्फेक्शन लेवल बढ़ रहा है और आपको बहुत सारे मल्टीपल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ गए हैं। अब इसका इलाज क्या है? अगर हम इसके इलाज की बात करें तो इसका इलाज अभी रिसेंटली है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। अब आप ये बोलेंगे ये कौन सा वर्ड है, स्टेम सेल क्या होता है, ट्रांसप्लांट क्या चीज़ है? देखिए, अभी कुछ समय पहले, यानी कि मैं 1981 की बात कर रहा हूँ, कुछ समय पहले, यानी कि लगभग 37-38 साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। उस समय जब वायरस को खोजा गया था तो दावा किया गया था 2-3 साल में हम इसकी वैक्सीन बना लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि यह वायरस इतना नटोरियस है, इतना शरारती है कि हम एक वैक्सीन बनाते हैं, ये अपना जेनेटिक मेकअप चेंज कर लेता है। हम दूसरी वैक्सीन बनाते हैं, ये अपना जेनेटिक कोड फिर से चेंज कर लेता है। तो बार बार इसके जो जेनेटिक मेकअप चेंज करने से हम आज तक इसकी वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं कर पाए हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन इन सब आपाधापी के बीच यूरोपियन जो कुछ स्पीशीज़ के अंदर कुछ लोग ऐसे देखे गए, जब इनका सैंपल लिया गया तो ये देखा गया कि इन पे HIV इन्फेक्शन काम नहीं कर रहा है। इनका जब क्योर, इसका एक जो कारण था वो जेनेटिक म्यूटेशन था। इनके जो जीन्स में वो समय के अनुसार इस प्रकार से बदलाव आया कि जब HIV इन्फेक्शन हुआ तो इनकी WBC को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। तो इस प्रकार के लोगों का सैंपल लिया गया, और इन प्रकार के सैंपल लेने के बाद जो अफेक्टेड लोग हैं, जो लोग प्रभावित हैं, उनके ब्लड सेल से जो ट्रांसप्लांट किया गया, इसको कहा गया स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। अब ये स्टेम सेल क्या है, ज़रा हम ये समझते हैं। स्टेम सेल जो होती हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं मूल कोशिका। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, और बहुत सारे अंग जो हैं वो कोशिकाओं यानी कि सेल्स से मिलकर बने हैं, और जितनी भी सेल्स हैं वो अपना अपना काम करती है। जैसे हम यहाँ बात करें तो ब्लड सेल्स अलग होती है हमारी बॉडी के अंदर, बोन सेल्स अलग होती है, फैट सेल्स अलग होती है, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अलग होते हैं, एपिथेलियल सेल्स अलग होती है, अलग अलग टाइप की सेल्स होती है। लेकिन इन सब की मदर सेल एक ही होती है, उसे हम कहते हैं स्टेम सेल। यानी कि एक ऐसी कोशिका है जो हर तरह की कोशिका बना सकती है, परिवर्तित हो सकती है अपनी ही टाइप की, और ये कोशिका बना सकती है या किसी भी टाइप की जो कोशिका है उसमें परिवर्तित हो सकती है। जब चाहे जैसी कोशिका ये बना सकती है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि स्टेम सेल ली गई उन लोगों से, यूरोपियन लोगों से, जिनको एड्स का प्रभाव नहीं था, HIV उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, तो उनकी स्टेम सेल्स को लिया गया और उन लोगों में ट्रांसफ़र किया गया जो
जिससे प्रभावित थे, जो इससे ग्रस्त थे, और देखा गया कि हाँ वो ठीक हुए। लेकिन बहुत चौंकाने वाली बात है कि 3 करोड़ लोग अब तक प्रभावित हैं इससे, और जो लोग अब तक विश्व में ठीक हुए हैं वो सिर्फ 3 हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, ये कौन सा ट्रीटमेंट हुआ, 3 करोड़ में से 3 लोग ठीक हुए, तो क्या इसे हम सक्सेस रेट थोड़ी मानेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना इतना आसान नहीं है। और 3 लोग, क्योंकि इसमें जान का खतरा बहुत है, 3 लोग जो ठीक हुए हैं उनके साथ भी ये समस्या है कि उन्हें ल्यूकेमिया था, यानी कि ब्लड कैंसर था। जब वो ऑलमोस्ट उनकी सारी होप खत्म हो चुकी थी, कोई ट्रीटमेंट नहीं था, तब इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। उनमें से 2 मेल है और एक फीमेल है, जिसे हम न्यूयॉर्क लेडी भी कहते हैं, जिसे अभी अभी ठीक किया गया है रिसेंटली। चलिए दोस्तों, बात करते हैं HIV के ट्रीटमेंट की। जी हाँ दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा कि सरकारें कह रही है कि HIV का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जी हाँ, मैं यहाँ ट्रीटमेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योर वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ट्रीटमेंट का अर्थ है कि जो वायरस शरीर में एंटर हो चुका है, जितनी कॉलोनी उसने बना ली वो बना ली है, अब उसके प्रभाव को वहीं रोका जा सकता है, अब आगे इससे ना बढ़े, ताकि जो व्यक्ति है वो सामान्य जीवन जी सके। जी हाँ दोस्तों, उस थेरेपी का नाम है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये इतनी इफेक्टिव है कि जो वायरस बॉडी में चला गया है HIV, अब उसका आगे बढ़ना हम बहुत स्लो कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। वो शरीर में चला गया है तो बहुत सारे पेशेंट जो हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल वो आराम से नॉर्मल लाइफ जी लेते हैं, बशर्ते उनको बाकायदा ये टैबलेट्स लेनी पड़ेगी। अगर टैबलेट लेना बंद कर दिया तो उनके फिर से वो इन्फेक्शन के जो लक्षण हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। इसके कुछ खास फायदे हैं। उसमें सबसे पहला ये है कि HIV की संख्या को कम करता है। जो वायरस की वायरल लोड है वो धीरे धीरे कम पाया गया है। अगर लगातार एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ली गई है तो वायरल लोड हमेशा कम हुआ है। HIV संक्रमण के खतरे को कम करती है। फर्दर इतना वायरल लोड कम हुआ है कि अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी हुआ है उन लोगों का तो उन्होंने फर्दर ट्रांसमिशन नहीं किया है, यानी कि अगले व्यक्ति को फिर से इन्फेक्ट नहीं किया है, ऐसा भी इसमें पाया गया है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जाए, बिल्कुल ये आप बहुत क्लियर रहें। HIV को एड्स बनने से रोकती है। जी हाँ, हम बात कर चुके हैं, HIV बिल्कुल अलग बात है, एड्स बिल्कुल अलग बात है। तो HIV को एड्स में कन्वर्ट होने से रोकती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बचाती है, जो हमारी इम्यूनिटी है जितनी डैमेज हो चुकी है उसको बूस्टअप करती है, हेल्प करती है, और ये उससे और ज़्यादा डिस्ट्रॉय ना हो उसमें बताती है, लगभग सामान्य जीवन बना देती है। यदि आप इन पेशेंट्स को देखेंगे जो काफ़ी समय से एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ले रहे हैं, ART जिसे हम कहते हैं, ART लेने के बाद पेशेंट काफ़ी हद तक अपना सामान्य जीवन जी सकता है और हम आपकी और हमारी तरह बिल्कुल व्यवहार कर सकता है। तो ये सब कुछ जो टॉपिक था वो एड्स के बारे में था। आई होप आपको कुछ नॉलेज इसके बारे में ज़रूर हुआ होगा, और मुझे खुशी होगी यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें। मैं ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित रहूँगा यदि आप इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।